हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ आपका क्या है, कर्ण। ठीक है, कान। ओके, अब इसका काम क्या है? श्रवण करना, सुनना और संतुलन का संविधान। यानी कान जो है ये दो काम करता है, एक तो सुनने का काम करता है, दूसरा है संतुलन, यानी कि हमारे शरीर को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। कान मुख्यतः दो प्रकार के संवेदी कार्य करता है, ठीक है ना, सुनने का एवं शरीर का संतुलन बनाए रखने का। मानव एवं अन्य स्तनधारियों में, स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को स्तनों के द्वारा दूध पिलाते हैं, में कर्ण को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ठीक है, बाह्य कर्ण एक्सटर्नल ईयर। बाह्य कर्ण जो है इसके दो प्रमुख भागों से मिलकर कर्ण पल्लव, ईयर पिन्ना और ऑरिकल। ठीक है, ये केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। ये फाइब्रो इलास्टिक उपास्थि से, यानी कि इनमें हड्डी नहीं होती, तो हड्डी की जगह क्या, अस्थि की जगह क्या होती है इनके अंदर? उपास्थि। कौन सी उपास्थि होती है बेटा? फाइब्रो इलास्टिक उपास्थि होती है। मनुष्यों में अचलायमान, अचलायमान मतलब अगतिशील होता है, लेकिन ऑरिकुलर पेशियाँ अवशेषी होती है, इनमें गुहा होती है जिसे आप लोग कोचा कहते हो। ठीक है, क्लियर है? मनुष्यों में तो अचलायमान, लेकिन दूसरे स्तनधारी जैसे गाय, भैंस वगैरह जो है ना, उनमें चलायमान होता है। ठीक है, कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है और बाह्य कर्ण कुहर में भेजता है, यानी कि जो आपकी ध्वनि की तरंगें हैं उनको इकट्ठा करता है और बाह्य कर्ण कुहर में क्या करता है, भेजता है। ठीक है, आगे आता है बाह्य कर्ण कुहर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ठीक है ना, EAM। ये कोचा एक सक्रिय नली में खुलती है जिससे बाह्य कर्ण कुहर कहते हैं, और ये बाह्य कर्ण कुहर जो है वो कर्णपटल यानी झिल्ली कान के पर्दे तक विस्तृत होती है। इस कर्ण कुहर में श्वेत ग्रंथियाँ, श्वेत होती है पसीने की ग्रंथियाँ, ठीक है, सेरुमिन ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती हैं। ओके, जो सेरुमिन या कर्ण मोम को स्त्रावित करते हैं। नहीं, कान से जो मोम निकलता है उसको आप लोग क्या बोलते हो? कर्ण मोम। ठीक है ना। ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं, अब देखो क्या कह रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात। आगे आता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण देखो क्या कह रहा है। नॉर्मली स्तनधारियों में मध्य कर्ण जो है वो टिम्पेनिक बुला में बंद रहता है, ठीक है ना, और कर्ण की गुहा टिम्पेनिक गुहा कहलाती है। क्या कहलाती है? टिम्पेनिक कैविटी कहलाती है। और कर्ण गुहा ग्रसनी से एक सकड़ी नली जिसे फेरिंगो टिम्पेनिक नली कहते हैं, ठीक है, या यूस्टीचियन नलिका कहते हैं, के द्वारा जुड़ी रहती है। यूस्टीचियन नलिका का कर्ण कार्य कर्णपटल झिल्ली के दोनों ओर सामान्य दाब बनाए रखना होता है। अब देखो, ये ऑरिकल है। ऑरिकल क्या है? बाहर का कर्ण पल्लव है। ये अंदर जाकर क्या है, कर्णनाल में खुल रहा है। कर्णनाल के ऊपर ये टिम्पेनिक कला यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप लोग कान का पर्दा बोलते हो। और अभी ये पूरा यहाँ तक का तो क्या है, बाह्य कर्ण है। बाह्य कर्ण के बाद अब ये हो जाता है मध्य कर्ण, जो टिम्पेनिक गुहा वगैरह में खुल रहा है, और लास्ट वाला होता है अंतःकर्ण। अब टिम्पेनिक मध्य कर्ण जो है इसमें यूस्टीचियन नलिका होती है, ठीक है ना, और आपके हड्डियाँ होती है मेलियस, इनकस और स्टेपीस। ठीक है ना, MIS उपकरण बोलते हैं इसे, MIS। M मतलब मेलियस, I मतलब इनकस और S मतलब स्टेपीस। ठीक है ना, और उसके पास प्रगाढ़ होती है। प्रगाढ़ तंत्रिका यानी कि सुनने के लिए तंत्रिका होती है। कॉक्लियर तंत्रिका होती है। राउंड विंडो होता है और कॉक्लिया होता है। ठीक है, यह हमारे कान की संरचना है। ये सब अंतःकर्ण में होते हैं। क्लियर है? अगला देखो क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है बेटा कर्ण अस्थिकाएँ। कर्ण अस्थिकाएँ मतलब कानों की हड्डियाँ। स्तनधारियों की कर्ण गुहा में, स्तनधारियों की कर्ण गुहा में तीन कर्ण अस्थिकाएँ पाई जाती है। कितनी कर्ण अस्थिकाएँ बेटा? तीन कर्ण अस्थिकाएँ होती हैं। ओके, ये कर्ण अस्थिकाएँ बाहर से अंदर की ओर एक दूसरे से सिर द्वारा जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से सिर से जुड़ी रहती है, कर्णपटल झिल्ली से फेनिस्ट्रा ओवलिस तक। ठीक है ना। ओके, अब कौन कौन सी हड्डियाँ होती है? घनिया मेलियस, ये हथौड़े के आकार की है, ठीक है ना, और आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से मिलकर बनते हैं। स्थूल इनकस, ये निहाई के आकार की होती है और क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतरण से बनती है। रकाब स्टेपीज, ठीक है, यह घोड़े के जीन की रकाब के आकार की होती है और हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतरण से बनती है। कर्ण अस्थिकाएँ क्रमशः अपनी सामान्य स्थिति में कर्ण गुहा की दीवार से लटकी हुई रहती हैं। मेलियस कर्ण गुहा की दीवार से मजबूत टेंसर टिम्पेनिक पेशी के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसका खिंचाव कर्णपटल झिल्ली को पूर्णतः तना हुआ रखता है। ठीक है। ओके, अगला क्या है? अब देखिएगा बेटा, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आंतरिक कर्ण की मैं बात करूं, आंतरिक कर्ण के अंदर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आंतरिक कर्ण के अंदर ये टेम्पोरल अस्थि की गुहा में, ठीक है, ये कहाँ होता है? टेम्पोरल अस्थि की गुहा में स्थित होता है। ठीक है ना, जिसे अस्थि गहन या लेबोनी लेब्रिंथिन कहते हैं। ये प्रधानतः दो, यानी कि सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कर्णावर्त कॉक्लिया, ठीक है, ये एक लंबी कुंडलित नलिका है, कुंडलित यानी कि मुड़ी हुई, जो कुछ शंख की कुंडलियों की तरह होती है। इनमें कुल 2.5 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं बेटा? 2.5 चक्र होते हैं। इनके भीतर चक्र खाती हुई
गुहा झिल्लियों के द्वारा पृथक हुई 3 समानांतर नलिकाओं अथवा नालों में विभाजित हो जाती है। नालों के भीतर एक तरल अंतःलसिका या एंडोलिम पड़ा रहता है, ठीक है ना, और बीच की नाल में सुनने से संबंधित संवेदी कोशिकाओं युक्त क्षेत्र होते हैं जिन्हें कार्टिरोम अंग कहते हैं। इन कोशिकाओं के सिरे पर एक संवेदी रोम पाए जाते हैं। कोशिकाओं के सिरे पर क्या पाए जाते हैं बेटा? संवेदी रोम पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्या पाए जाते हैं बेटा? संवेदी रोम पाए जाते हैं। ओके, अगला है प्रगाढ़। प्रगाढ़ क्या होता है? वेस्टिबुल। ये इसका संबंध शरीर का संतुलन बनाए रखना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप वेस्टिबुल क्या है? हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इनमें 3 अर्धवृत्ताकार नालें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बेटा? 3 अर्धवृत्ताकार नालें पाई जाती हैं। ये नालें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए स्थित होती हैं। इनका एक भाग कॉक्लिया के साथ, अब इनका एक भाग किससे जुड़ा रहता है बेटा? कॉक्लिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तथा एक द्रति यूटिकुलस से एवं अन्य एक गोणिका सेक्युलस में विभेदित होता है। प्रत्येक नाल का एक सिरा चौड़ा होकर एक तुम्बिका एम्पुला बनाता है जिसके भीतर संवेदी कोशिकाएं होती है और उनसे निकलने वाले तंत्रिका तंतु एक साथ श्रवण तंत्रिका का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा? श्रवण तंत्रिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब श्रवण तंत्रिका क्या है? जो आपके ध्वनि संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। ये दोनों संरचनाएं मिलकर कलागैन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बनाती है, ठीक है, लेबिरिंथ बनाती है। ओके, अब स्तनधारियों में 5 संवेदी बिंदु पाए जाते हैं। 3 क्रिस्टी प्रत्येक एम्पुला में एक मैक्युलर यूट्रिकुलस और एक सेक्युलस में होते हैं। कॉक्लिया सेक्युलस में एक छोटी नलिका के द्वारा जुड़ी रहती है जिसे आप लोग डक्टस रियूनियंस कहते हो, ठीक है ना। स्तनधारियों में कॉक्लिया स्प्रिंग के समान कुंडलित होती है। कॉक्लिया उपकरण 3 भागों में बांटा गया जिसे आप लोग स्केली कहते हो, ठीक है ना। अब देखो कॉक्लियर नलिका की संरचना है बेटा, इसमें देखो ये बाहर ये वाली कॉक्लियर नलिका है, ये वेस्टिबुलर कैनाल है और ये टिम्पेनिक कैनाल है, ठीक है ना। और इसके बीच में जो ये वाला भाग है ये है तो होता है बेटा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की कॉर्टाइक अंग, और बाद ये जो द्रव पदार्थ है जिसे आप लोग पेरिलिम्फ बोलते हो, और यहाँ से जो कॉर्टाई के अंग से जो तंत्रिका निकलती है उसे आप लोग श्रवण तंत्रिका बोलते हो। यानी यहाँ पर स्टोर्ड हुए आपकी जो ध्वनि तरंगियाँ वो इनको अब यहाँ कहाँ ले जाएगी बेटा? ये ले जाती है, इनको ब्रेन तक ले जाती है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, आगे देखो क्या करें। अगला भाग है स्केला वेस्टिबुलाई, प्रगाढ़। अब कॉक्लिया के आंतरिक संरचना के अंदर देखो क्या क्या है। स्केला वेस्टिबुलाई यानी कि यह क्या है? पृष्ठवर्ती कक्ष जो कि पेरिलसिका इन पेरिलिम्फ से भरा रहता है। स्केला मीडिया कॉक्लियर नलिका के मध्य का स्थान है जिसमें अंतरलसिका एंडोलिम भरा रहता है। स्केला मीडिया की छत या स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के मध्य की झिल्ली को रीसस झिल्ली कहते हैं, रीसस झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। स्केला टिम्पेनी, ये टिम्पेनिक नलिका होती है, ठीक है ना। ये आधारवर्ती स्थान जिसमें पेरिलिम्फ द्रव भरा रहता है, और कॉक्लियम के अंतिम सिरे पर स्केला वेस्टिबुलाई एवं स्केला टिम्पेनी की गुहाएं आपस में मिलकर हेलिकोस्ट्रोमा के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है? क्लियर है ना। आगे देखो क्या करें। कॉक्लिया जो है वो नलिका की पार्श्वभित्ति से एक महीन जेली रूपी संरचना कांटों के अंग पर झुकी हुई रहती है जिसे आप लोग टेक्टोरियल कला कहते हो। कोर्टाई के अंग के संवेदी रोम इसके संपर्क में आते रहते हैं, ठीक है ना। आगे आता है बेटा सुनने की क्रियाविधि, और सुनने की क्रियाविधि जो है उसमें देखो क्या है। नॉर्मली हम लोग बात करें तो सुनने की क्रियाविधि के अंदर कर्ण पल्लव जो है सबसे पहले आपको बाहर का जो कर्ण पल्लव है ध्वनि तरंगों को एकत्रित करेगा। अब ये कर्ण कुहर में प्रवेश करेंगी और झिल्ली से टकराकर उसमें कंपन उत्पन्न करती है, ठीक है। झिल्ली कौन सा होता है? कान का पर्दा। और उसके पश्चात कंपन मीलियस, इनकस और स्टेपीज और फेनेक्ट्रा ओविस से अंतःकरण में पहुँचते हैं। और यहाँ क्या है? कॉक्लिया के भीतर एक तरल को गति प्रदान करते हैं, पेरिलिम्फ को गति प्रदान करेंगे। और जब इस तरल की गति से कॉर्टाई का अंग पकड़ लेता है तो तंत्रिका आवेगों के रूप में कॉक्लिका तंत्रिकाओं तक पहुंचाते हैं और तंत्रिका आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। और मस्तिष्क में क्या है? उस ध्वनि को पहचानने की क्रिया होती है, ठीक है बेटा। क्लियर है? ओके, आगे देखो क्या करें। दैहिक संतुलन का बोध। अब स्थैतिक संतुलन यानी कि गुरुत्व के कारण शरीर की ऊर्ध्व स्थिति में अथवा झुकने पर अर्धवृत्ताकार नालों के भीतर तरल गति करने लगता है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार नालें विभिन्न समतलों में व्यवस्थित होती हैं। नाल की तुम्बिका में स्थित संवेदी पक्षमाप सीलिया इन गतियों को ग्रहण कर लेते हैं और तब आवेग स्त्रवण की तंत्रिका तक पहुँचा देते हैं जहाँ से मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब गति करते समय क्या करते हैं? यूट्रिकुलस और गोणिका जो है वो गति संतुलन का बोध कराते हैं, ठीक है ना। जब शरीर गति कर रहा होता है तब जब शरीर में किसी प्रकार की गति हो रही होती है तब अंतरलसिका जो एंडोलिम्फ में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट जो है बारीक बारीक कणिकाएँ संवेदी रोमों को दबाने लगती हैं। इस प्रकार आवेगों को स्त्राव तंत्रिका तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। अगला है जीवा और नाक। ये स्वाद और गंध के संवेदांग होते हैं। स्वाद मतलब स्वाद का टेस्ट का ज्ञान कराते हैं। जीवा के द्वारा स्वाद का बोध होता है
एवं नाक के द्वारा गंध का बोध होता है। दोनों प्रकार के संवेद रासायनिक संवेद होते हैं। ये संपर्क में आने वाले रासायनिक पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। स्वाद का संवेग जीवा के द्वारा पता लगा, इसका पता पदार्थ का सीधे संवेदी स्वाद कलिकाओं जो कि जीवा पर पाई जाती है के संपर्क में आने से होता है। ठीक है ना। गंध का पता बेटा नाक के संवेदी एपिथेलियम पर रसायन के संपर्क में आने से होता है। जब रसायन के अणु हवा द्वारा सांस के साथ भीतर आते हैं तो नाक के संवेदी एपिथेलियम को उद्दीप्त कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, अगला आता है बेटा त्वचा। त्वचा में क्या है, विविध प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं अंतिम छोर पर उपस्थित होती हैं। ठीक है ना। तंत्रिका के विभिन्न प्रकार के स्पर्श का बोध ज्ञान होता है। अब इसमें स्पर्श हुआ तो तंत्रिकाओं में गहरे दबाव से अन्यों का ठंड ताप और पीड़ा से होता है और भूख संवेद और आमाशय की स्थिति में ग्राही संवेदनाओं के द्वारा होता है। ठीक है। लास्ट टॉपिक आता है बेटा आपका कान के रोग या कान की विकृतियाँ। सबसे पहला है लेब्रियांथाइसिस। ये किसके कारण होते हैं? कारण क्या है? विषाणु वायरस के संक्रमण के कारण मध्य कान प्रभावित होता है, कोर्टाई के अंग नष्ट हो जाते हैं और खसरा इन्फ्लुएंजा के कारण भी होता है। इससे स्थायी बहरापन आ जाता है। मेनियस रोग, एम्पुला और कोक्लिया की संवेदी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इसके कारण अधिक देर तक चक्कर आते हैं और वमन यानी कि उल्टी होता है, उल्टी। ठीक है, ओके। कान में घंटी बजने की आवाज़ लगातार आती रहती है, कभी कभी बहरापन का अनुभव होता है, कभी स्थायी बहरापन भी आ सकता है। ठीक है। कर्ण शोध की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली बाह्य कर्ण शोध है, मध्य कर्ण शोध है, ये तीव्र हो सकता है और पुराना हो सकता है। कान में संक्रमण जीवाणु या कवक के द्वारा होता है, कभी कभी एलर्जी के द्वारा भी होता है। कान का बहना, कान का दर्द, टिम्पेनम झिल्ली का फटना, संक्रमण या मस्टिडाइटिस और एन्सेफेलाइटिस आदि रोग हो सकते हैं क्रॉनिक शोध में, और टिम्पेनिक झिल्ली में स्थायी छिद्रीकरण के द्वारा हो सकता है। ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये चैप्टर नंबर 27 भी आप लोगों का हो गया पूरा। क्लियर है?